चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अपना, है ना, एटीसी। एक बार याद कर लो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, क्या होता है स्पेसिफिक हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक हीट का जनरल डेफिनेशन हो गया। और C इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। फिर ये वाली जो स्पेसिफिक हीट है जहाँ पर मास आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। और अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जनरली, और अगर यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर होगा तो ये कौन सी हो जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। गैसेस के केस में ऑब्वियसली हम लोग मास से डिस्कस नहीं करते, वी डिस्कस द नंबर ऑफ मोल्स एंड दैट्स व्हाई गैसेस के लिए हम लोग जनरली ये यूज करते हैं। जरूरी नहीं है, ये भी कर सकते हैं, है ना, ये भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं कर सकते। दिस इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, फॉर्मूला है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। खास बात ये है सॉलिड्स और लिक्विड के लिए इनकी एक एक वैल्यू होती है, इसकी भी एक वैल्यू, इसकी भी एक वैल्यू। बट गैसेस के लिए इसकी भी दो वैल्यू है, SV और SP। गैसेस के लिए इसकी भी दो वैल्यू है, CP और CV, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो गैसेस के लिए दो दो वैल्यूज, एक मिनट और कोई आएगा, ठीक है। तो दो दो वैल्यूज होंगी गैसेस के लिए, और इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस जो है CP माइनस CV इज इक्वल टू R है ना। S के टर्म्स में भी लिख सकते हैं SP माइनस SV, बट एनीवेज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। केमिस्ट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। गैसेस अजीब सा बिहेव करते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, टेम्परेचर राइज करने के लिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। सॉलिड्स लिक्विड्स ऐसा नहीं करता है, एंड इसलिए पूरा जो लेसन है वो गैसेस के ऊपर है। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? इंटरेक्शन एनर्जी। गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इनका इंटरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, एंड दैट्स व्हाई जो भी स्टडी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई द लेसन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। तो ये हो गया ओवरव्यू। CP माइनस CV इक्वल टू R, ये रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ये किसका रिलेशन है? इट इज मेयर्स रिलेशन, साइंटिस्ट का नाम था मेयर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था, यस और नो? ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के गैसेस लेंगे, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ठीक है। और इन गैसेस के लिए आपको हम लोग क्या करेंगे, CP और CV निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट्स निकालेंगे, ठीक है। एंड दिस स्पेसिफिक हीट्स आर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी याद कर लो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या था? अगर आपके गैस को आप पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करते हो, ठीक है, मतलब मोनोएटॉमिक गैस कंसीडर करते हो, तो टोटल एनर्जी जो है वो गैस की 3/2 kT होती है, या फिर kBT बोल सकते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस इज एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। और ये जो एनर्जी है ये हर एक कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज दिस। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी XYZ 3 डायरेक्शन में हो सकती है, पॉइंट पार्टिकल्स की बात करता है, तो हर डायरेक्शन में इक्वली डिवाइडेड है। हाफ kBT x में, सेम हाफ kBT y में, प्लस करना पड़ेगा हाफ kBT z में। ये अपना इक्विपार्टीशन थ्योरम है, ठीक है। हर डायरेक्शन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि कोई एक डायरेक्शन को हम लोग प्रेफरेंस नहीं दे सकते, एंड दैट्स व्हाई ये हर तरफ इक्वली डिवाइड हो गया एनर्जी। तो हर डायरेक्शन में बोलने के बदले हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड क्या यूज करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT का एनर्जी डिवाइड हो जाएगा। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होगा हाफ kT, ठीक है। लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में हाफ kT होता है, वाइब्रेशनल मोशन में
सॉरी रोटेशनल मोशन में भी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर होगा तो उसका हाफ केटी का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशनल में अगर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो उसमें 1 केटी का कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर यू कैन से 2 टाइम्स हाफ केटी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ हाफ केटी। एक वाइब्रेशन के लिए ट्वाइस ऑफ हाफ केटी का कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। वाइब्रेशनल मोड आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, शायद से ऑसिलेशंस वगैरह मैंने पढ़ाया है क्या इससे पहले अपने सिलेबस में है क्या देखो? अच्छा, तो उसमें थोड़ा बहुत मोड ऑफ वाइब्रेशन का चर्चा करेंगे, बट ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते 11th में। सो आप समझ लो एक वाइब्रेशन हो रहा है तो उसके कंपोनेंट होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, ऐसे आप सोच सकते हैं इसको, ठीक है, वाइब्रेशनल मोड्स को। तो इसलिए वो 2 पार्ट की वजह से हाफ केटी आता है। कैसे आता है बताया क्या? एक तो काइनेटिक एनर्जी का आएगा उसमें, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है तो देयर इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर के कौन सा है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। हम लोग जब भी वाइब्रेशनल स्टडी करते हैं तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं है, बट इट इज स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, दोनों तरफ मास लगा दिया, बीच में स्प्रिंग लगा दिया एंड इट इज वाइब्रेटिंग लाइक अ स्प्रिंग। इसलिए हम लोग वो स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं। तो इसका हाफ केटी कंट्रीब्यूशन, पोटेंशियल का, काइनेटिक का हाफ केटी कंट्रीब्यूशन, तो ऐसा करके हम लोग कंसीडर करते हैं। इसलिए वो हाफ केटी प्लस हाफ केटी 2 टाइम्स हाफ केटी आता है। सो 2 टाइम्स हाफ केटी इज 1 केटी, ठीक है, एक वाइब्रेशनल मोड के लिए। अब जितने स्प्रिंग्स होंगे उतने वाइब्रेशनल मोड होंगे, और जब स्प्रिंग कंबाइन हो जाते हैं तो कुछ मल्टीप्लिकेशन भी आता है, वहाँ पर मैट्रिक्स वाली चीज़ें आती है, ठीक है। आपको इस लेवल पे नहीं है, हायर लेवल पे आएगी वो सारी चीज़ें। तो आप इतना याद रख सकते हो कि एक वाइब्रेशनल मोड है तो उसमें ट्वाइस हाफ केटी या फिर यू कैन से 1 केटी का कंट्रीब्यूशन होता है। एक काइनेटिक का आता है, एक पोटेंशियल का आता है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना आ जाएगा? हाफ केटी का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये वहां से पता चलता है। जब भी हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम या ये सारी चीजें बताई ना, सो वी हैव कंसीडर्ड दैट द गैस इज मेड अप ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स, मतलब मोनोएटॉमिक गैस। तो ये सारे रिजल्ट्स मोनोएटॉमिक में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डायटोमिक में वो सिंगल पार्टिकल नहीं है, 2 पार्टिकल्स हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसी चीज को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायटोमिक के फॉर्मूले थोड़े से अलग होंगे, मोनोएटॉमिक के सारे कॉपी पेस्ट फॉर्मूले हैं, पिछले जो पढ़े वही यूज करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का हेडिंग दे दो और एक टेबल बना देते हैं सबसे अच्छा, ये मैंने बनवाया था पिछले एक बार। स्पेसिफिक हीट एक टेबल बनाएंगे ऐसा बड़ा, तो उस हिसाब से नोटबुक को हॉरिजॉन्टल बनाना तो हॉरिजॉन्टल बना। स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। पहले लिखते हैं मोनोएटॉमिक का, मोनोएटॉमिक गैस। दूसरा लिखते हैं डायटोमिक गैस। थर्ड लिखेंगे पॉलीएटॉमिक। ठीक है। डायटोमिक में 2 गैस होती है बच्चों, एक वाइब्रेटर वाला और एक रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटर मतलब जिसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, और वाइब्रेटर वाला रियलिस्टिक है, क्योंकि रियल में तो वाइब्रेशन हो सकता है। ये मैंने कराया था, NaKB इज इक्वल टू R। ये फॉर्मूला कराया था क्या? क्या फॉर्मूला? ये Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज Kb एंड व्हाट इज R? ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, है या नहीं? एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, Cv इक्वल टू du/dt। आपके टेक्स्ट बुक में U की जगह E यूज किया है,
कुछ जगह पे यू की जगह यू यूज़ किया है, तो हम लोग यू ही यूज़ करेंगे, यूनिवर्सली यही सिंबल यूज़ किया जाता है ज़्यादा जगह पे, ठीक है। इसी टेक्स्ट बुक में ई दिख रहा है एक जगह पे, वो भी आधे बुक में ई है, आधे बुक में यू है, कंफ्यूजन नहीं करते, एक ही सिंबल यूज़ करते हैं। व्हाट इज यू? यू क्या है? हाँ इंटरनल, पढ़ा था ना, बोलते जाओ फटाफट, बस कितनी चीज़ें चाहिए मेरे ख्याल से। और सी पी माइनस सी वी का एक फॉर्मूला चाहिए, बस हो गया काम। एक और कौन सा फॉर्मूला चाहिए? अभी अभी जो लिखा था सी पी माइनस सी वी इक्वल टू, हाँ 3 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग जो टेबल बनाएंगे वो आपको लर्न करना है, ठीक है, बनाएंगे बट आपको लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हम लोग फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी पर मोल, एनर्जी एवरेज एनर्जी पर मोल कितना होता है फॉर मोनोएटॉमिक गैस? हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी। मोनोएटॉमिक के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 केटी, है ना। डायटोमिक में 2 गैस है एक्चुअली, हम लोग क्या करे थे, ठीक है, जनरल वाला ले लेंगे। हाँ, मोनोएटॉमिक में कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मतलब क्या? एक पार्टिकल है तो कितने डायरेक्शन में चल सकता है? एक्स वाई जेड में, है ना। तो 3 कोऑर्डिनेट्स ये स्पेस में चल रहा है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। हर डिग्री ऑफ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना? पहले यहाँ लिख लेते हैं, चलो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। तो फिर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी, तो एवरेज एनर्जी पर मोल, so that is your internal energy। कितना हो जाएगा एवरेज एनर्जी पर मोल? सो F टाइम्स हाफ केटी। F कितना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कई बार स्मॉल f लिखते हैं, ठीक है। सो F टाइम्स हाफ केटी, तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हाफ केटी। ये तो करा था ना हमने, यही तो डिराइव किया था मोनोएटॉमिक गैस लेके, सारा डेरिवेशन मोनोएटॉमिक के लिए तो किया है हमने। ये पर मोल है, तो फॉर n मोल्स क्या हो जाएगा? U हो जाएगा फॉर n मोल्स ऑफ गैस, या फिर यू कैन से ये पर मोल है ना, पर मोल है या सिर्फ पर मॉलिक्यूल है, ये देखना पड़ेगा पहले। पर एटम है, पर एटम, दिस इज पर एटम, या फिर पर यूनिट पार्टिकल, इसमें यूनिट पार्टिकल एटम है। सो फॉर 1 मोल, ये एक पार्टिकल का एनर्जी, तो n मोल्स के 1 मोल में n पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे? Na पार्टिकल्स होंगे, सो Na टाइम्स दिस 3/2 kT। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3/2 Na kBT, सही है। तो ये हो गया 1 मोल ऑफ गैस के लिए, हम लोग सारा स्टडी 1 मोल ऑफ गैस के लिए करते हैं, है ना। अब अपने पास क्या आ गया है? यहाँ पर U आ गया है। व्हाट इज U? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है। U आ गया है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस U पे से CV निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NaKB को R लिख सकते हो, है ना। लिख देंगे तुरंत ही। सो दिस इज 3/2 RT, चलेगा। सो 1 मोल के लिए 3/2 RT, ये वाला फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला? NaKB इज योर R। यहाँ पर ना इस लेसन में बच्चों फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं है इस लेसन में, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ये हो गया आपका किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए U निकल गया। अभी CV निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? स्पेसिफिक हीट फाइंड कर रहे हैं, CP और CV। तो CV निकाल लेते हैं। CV का फॉर्मूला क्या है? du/dt। इसका टेम्परेचर डेरिवेटिव लेना है, इसका टेम्परेचर डेरिवेटिव लेना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्या आ जाएगा डेरिवेटिव बताओ? टेम्परेचर डेरिवेटिव 3/2 R तो कांस्टेंट है, 3/2 R तो कांस्टेंट है। T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T1, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, समझ में आ रहा है? T का डेरिवेटिव T के साथ 1 हो गया, आ गया ये CV। अब CP निकालना है। CP कितना आ जाएगा?
ये रिलेशन Cp माइनस Cv इज R, Cp इक्वल टू R प्लस Cv। तो इसमें एक और R डाल दो, 3/2 R में एक और R डाल दो, 3/2 प्लस 1, 3/2 R में एक और R डाल दो, कितना हो गया 3/2 प्लस 1 इज 5/2 R। कहाँ से मैंने 1 ऐड कर दिया, ये वाला रिलेशन यूज किया, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। मेरे पास क्या है, Cv है, Cv कितना है 3/2, तो Cp प्लस R इज Cv, है ना, Cp प्लस R, सॉरी माइनस R था, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। Cv इक्वल टू कितना है 3/2 R है, हाँ क्या है Cv अपना कितना है 3/2 R। Cp इक्वल टू क्या है, Cp इक्वल टू R प्लस Cv, इसको उधर भेज दिया, सो R एज इट इज Cv है 3/2 R, तो 1 प्लस 3/2 इज 5/2 R। सही है क्या, ओरली कर सकते हैं, नहीं तो वर्कआउट करके देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया, फिर इसको इरेज कर देंगे, यहाँ मत लिखना, ठीक है, कर दो इसको इरेज, एक्स्ट्रा कंटेंट हटा देना, अच्छा है, ठीक है। अब और क्या बच गया, बस आ गया Cp और Cv तो आ गया, एक ये निकाल लेते हैं रेशो गैमा, गैमा इज कॉल्ड रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp by Cv, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दिस डिवाइड बाय दिस, 5/2 डिवाइड बाय 3/2 विल गिव यू 5/3, ठीक है, तो आ गया 5/3। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं वैल्यूज, 5/2 3/2 5/3, सही है। अगर आगे अगर फिजिक्स से रिलेटेड ब्रांच में जाओगे ना, तो ये सारा वापस आएगा, इंजीनियरिंग में जाओगे तो भी आएगा, बीएससी में जाओगे तो आएगा ही आएगा, सारा फिजिक्स आएगा, ठीक है। हाँ अगर बायो रिलेटेड ब्रांच में जाते हो तो पता नहीं वहाँ पर कितना फिजिक्स है। ए ग्रुप में आएगा, दो ग्रुप हो जाते हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप, ए ग्रुप मतलब मैथ्स वालों का और बी ग्रुप मतलब बायो वालों का। बायो और केमिस्ट्री वाले जनरली बी ग्रुप में जाते हैं, केमिस्ट्री वाले ए में भी आते हैं, ई में भी आते हैं। आप कैसा ब्रांच सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर, फिजिक्स अगर गलती से आया तो ये सारा आने वाला है वापस, है ना। इंजीनियरिंग वालों को तो ये सब है, सब आएगा फर्स्ट ईयर में। चलो डायटोमिक गैस लेते हैं। डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम की दो प्रॉब्लम है, एक तो कितना है 5 भी है और 7 भी है ना, ये कराया था क्या मैंने डायटोमिक के लिए, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कब 5 कब 7, डायटोमिक के लिए कब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, कब 7 होता है, अपने बुक में क्या लिया हम लोग ने, 5 भी लिया 7 भी लिया, दोनों लिया हम लोग ने, दोनों केसेस लिया है हम लोगों को, दोनों केस यहाँ लेना है तो छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा सा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेके चलते हैं, ठीक है। पहले तो समझ लो डायटोमिक में 5 क्यों, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला था 3n-k, मैंने जो दिया था फॉर्मूला क्या था 3n-k। अच्छा इसमें वाइब्रेशन कंसीडर नहीं किया है, पॉलीएटॉमिक गैस में भी ये नहीं चलता है क्योंकि वाइब्रेशन नहीं है इसमें, वाइब्रेशन वाला कंपोनेंट यहाँ पर प्लस ऐड होता है। अगर वाइब्रेशनल छोड़ दो तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल के ये चलता है 3n-k। डायटोमिक है और रिजिड अगर है, रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मेरे पास जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन और इनका बॉन्ड लेंथ फिक्स है, बॉन्ड लेंथ अगर फिक्स है तो हम लोग उसको डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। रियलिटी में वो रिजिड नहीं है ना, रियलिटी में रिजिड नहीं होता है, बट एनीवेज अगर रिजिड है, अज्यूम कर लेंगे रिजिड है, तो ये क्या कर सकता है ट्रांसलेट कर सकता है स्पेस में, तो ट्रांसलेट करेगा तो कितने डायरेक्शन में जा सकता है, स्पेस में मूव कर रहा है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, लेट अस से ये मॉलिक्यूल है स्पेस में चल रहा है, कितने डायरेक्शन हो सकते हैं 3 XYZ, और रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कितने पॉसिबिलिटी 2, तो रोटेशनल के 2 और ट्रांसलेशनल के 3, कितने हो गए 3 + 2 5, तो 5 इसके
मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होती, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रिजिड के लिए, वाइब्रेशन नहीं है। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। ठीक है, क्लियर है? किसके केस में? डायटोमिक गैस के केस में। उससे अच्छा फॉर्मूला क्या है? ये इतना सब हेडेक नहीं करने की जरूरत। क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है इसमें? डायटोमिक में 2। कंस्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या है? क्या ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकता है क्या? नहीं, दिस इज रिस्ट्रिक्शन, ये दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से। सो डिस्टेंस इज फिक्स्ड, दिस इज रेस्ट्रिक्शन। कितने रेस्ट्रिक्शन है? 8। सो 3 2 6 -1 कितना हो गया? 5। तो ये फॉर्मूला से आपका तुरंत आंसर आता है। आपको वो सोचने की जरूरत नहीं कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कैसा मूव कर रहा है, पूरा ज़्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, है ना? ये फॉर्मूला अपने बुक में नहीं है। चलो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है? 3 ट्रांसलेशनल है प्लस 2 रोटेशनल है। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसका हाफ kT इंटू 3, इसका हाफ kT इंटू 2। ठीक है, कितना हो गया? एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, पर मॉलिक्यूल बोलना चाहिए यहाँ पर। एक पार्टिकल मॉलिक्यूल है यहाँ पर, है ना? कितना होगा एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल? इसका कितना था? 3 टाइम्स हाफ kT। इसका कितना था? 2 टाइम्स हाफ kT। कितना हो गया? 5/2 kT हो गया ना? अरे डायरेक्ट याद रखो ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो 5/2 kT। ठीक है, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब क्या करें? पर मॉलिक्यूल हो गया, तो फॉर 1 मोल कितना एनर्जी हो जाएगा? इसका एवोगैड्रो नंबर टाइम्स, है ना? तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे? 5/2 Na kBT। बस इसी को n टाइम्स कर दिया, एनर्जी n टाइम्स हो जाएगी। ये आ गया। फिर Cv क्या निकाल सकते हैं हम लोग? Cv निकाल सकते हैं। सो Cv इक्वल टू क्या होता है? du/dt विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। पहले सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में कैलकुलेट करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? 5/2 Na kB को क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। सो दिस इज 5/2 RT। यहाँ लिखेंगे सिंस Na kB इज योर R। ठीक है, जरूरी नहीं है लिखना, बट आपको याद रहना चाहिए। चलो, Cv क्या हो जाएगा? du/dt। डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? 5/2 R आ जाएगा। और फिर Cp कितना आ जाएगा? Cp कितना आ जाएगा? 7/2 R। यहाँ लिख देता हूँ, Cp आ जाएगा 7/2 R। ठीक है, और Cp/Cv कितना आ जाएगा? 7/5 Cp/Cv गैमा, है ना? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गैमा आ जाएगा Cp/Cv 7/5। अब ये मैंने बहुत ज़्यादा जगह यूज़ कर ली, इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। लिख लो तुम, फिर इसको छोटा कर देते हैं हमें, क्योंकि 7 वाला भी यहीं पे लिखना डायटोमिक में। देखो सेम है सब कुछ, फॉर्मूला भी सेम यूज़ कर रहा है। सिर्फ आपको ये याद रखना, बाकी सब लिख सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, वो भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, वो समझने वाली चीज़ है। कौन से वाले केस में? अगर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जो कि सच में रिजिड नहीं होता है, वाइब्रेट कर सकता है ना? इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी। आप ज़्यादा एनर्जी दोगे
तो वाइब्रेट करेगा, अदरवाइज वो रोटेट करेगा और यहाँ से वहाँ मूव करेगा। तो गैस को जब ज़्यादा हीट कर दोगे तो ही मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है, अदरवाइज वो रिजिड रोटर की तरह काम करता है। इसलिए दोनों केसेस है ना। तो ये हो गया अपना कौन सा, डायटोमिक गैस हो गया। अब डायटोमिक में रिजिड गैस हो गया, रिजिड रोटर बोलते हैं इसको, बिकॉज इट रोटेट्स। सो एक डंबल की तरह आप सोच सकते हो, डंबल है जिसका डिस्टेंस फिक्स है और वो घूम सकता है। अब दूसरा केस है डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितना, 7, एक वाइब्रेशनल मोड है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसा सोच सकते हो। तो एक स्प्रिंग है तो एक वाइब्रेशनल मोड हो गया यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल है ना, मतलब एनर्जी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा वापस से, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो एवरेज एनर्जी, याद रखना यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक का पोटेंशियल पर है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बताओ, 7/2 kT। 7/2 कहाँ से आया सुन लो, 3 ट्रांसलेशनल, ठीक है, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल, ठीक है। 3 + 2 + 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। हर एक में ½ kT, तो टोटल 7 × ½ kT। उसके बाद अभी हमें चाहिए पर मोल या फिर फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सो Na टाइम्स हो जाएगा 7/2 NaKBT। NaKB को हम लोग R लिखेंगे तो दिस इज 7/2 RT, ठीक है, समझ में आ रहा है। U आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, Cv निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, du/dt, ये वाला फॉर्मूला। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट होगा, 7/2 R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो दिस इज 7/2 R। Cv आ गया तो Cv लिखो, कितना आएगा, 7/2 + 1 हो जाएगा वहाँ पर 9/2 R। और Cv/Cv कितना हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो 9/7 आएगा। सिंपल है, लिखते चलो। और ये याद रखना है, इसको 2 बार 3 बार खुद से बनाओ टेबल को, यहाँ से स्टार्ट करना है बस, और बाकी सारा आपको खुद करते आना चाहिए, बाद में लर्न कर लेना उसको। बनाना आ गया तो लर्न भी कर लोगे, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक में, क्योंकि अभी पॉलीएटॉमिक में जाएंगे हम लोग, जनरल केस करेंगे, 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। बोला बघा वाइब्रेशन जेव्हा होतो, ठीक है। सो वी कंसीडर दिस, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, वाइब्रेशन हो रहा है मतलब देयर इज अ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा ½kx², ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ½ kx²। और ये मूव कर रहे हैं तो इनका काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म आएगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दो चीजें आ जाएगी, एक ये टर्म जिसका ½ kT, एक ये टर्म जिसका ½ kT। हर एक टर्म जो है एनर्जी का कंट्रीब्यूशन ½ kT आता है। किससे आता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम से, ठीक है। तो हर एक टर्म का ½ kT लेवल, ½ kT + ½ kT वो 1 kT हो गया, 2 × ½ kT हो गया, ठीक है। अब करें पॉलीएटॉमिक गैस जनरल केस। सिर्फ इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा है वो मेन है, वो समझा देता हूँ। पॉलीएटॉमिक गैस में आप कोई भी मॉलिक्यूल सोच सकते हो, CO2 सोच सकते हो, ओजोन सोच सकते हो, जिसमें 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल है। कोई भी गैस जिसमें 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी मॉलिक्यूल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है ये, 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारा मोशन होता है, तो क्या होगा, स्पेस में मूव कर रहे हैं तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, सही है।
ट्रांसलेशनल डिग्री कितने होंगे? 2 तो 4 3, ये हमेशा 3 होंगे। वाइब्रेशनल इस केस में 2 थे, बट यहाँ पर 3 डायमेंशनल में सॉरी वाइब्रेशनल नहीं, रोटेशनल इस केस में 2 थे, यहाँ रोटेशनल 3 होंगे। 3 एक्सिस पॉसिबल है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना सकते हैं, ठीक है। 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर 3 रोटेशनल। तो देखो कितने हो गए? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल, ट्रांस मतलब ट्रांसलेशनल, ठीक है। ये दिख रहा है क्या इन लोगों को? ठीक है, सुनो 3 ट्रांसलेशनल हो गया। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में वो रोटेट कर सकता है। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो वो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वाई के अबाउट रोटेट करेगा, जेड के अबाउट रोटेट करेगा, तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, 3 कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हेलो, ठीक है। सुनो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या बताया था, वापस से सुनो, वापस से स्टार्ट करते हैं। पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल स्पेस में हर जगह घूम सकता है, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन है, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ वहाँ घूमने के लिए। एक्स एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है, तो तीनों एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो 3 डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम, 3 रोटेशनल। और वाइब्रेशनल कितने हैं वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, कितने स्प्रिंग्स हैं। अगर मेरा ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है? ये वाला शेप में CO2 ना, H2 होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों स्प्रिंग्स है लेकिन ये स्प्रिंग नहीं है, ये डिस्टेंस फिक्स है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि तीनों स्प्रिंग हो, ये वाला ऐसा ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है, अपने मन, उसके मॉलिक्यूल के मन पे है उसको कैसे मूव करना है ना। सो मॉलिक्यूल विल डिसाइड कितने उसके वाइब्रेशनल डिग्री होंगे, तो ये हमें नहीं पता होता है, ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। सो प्लस F वाइब्रेशनल डिग्रीज, वाइब्रेशनल अपने को नहीं पता होता है ना। और हर वाइब्रेशनल फ्रीडम का 1 kT का कंट्रीब्यूशन है ना, 2 टाइम्स हाफ kT का कंट्रीब्यूशन है। तो वाइब्रेशनल का हमें नहीं पता, तो उसको हम लोग F लेके ही चलेंगे, फाइनल रिजल्ट में भी F आएगा, ठीक है। अननोन है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल है और उसका क्या मूड है ना। सो ये अपने हाथ में नहीं है, ये हमें नहीं बता रही। सो वी विल कीप इट F। तो हम ये जनरल केस ले रहे हैं, अब बाकी कर सकते हो क्या? तो इसका कितना हो गया? 3 + 3 6 + F, 6 + F हो गया है ना। पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो गया? ये 3 + 3 + ठीक, मैं थोड़ा सा वर्कआउट करके देता हूँ, तुम लोग गलती कर लोगे। इधर ये F आ रहा है ना, उसमें गलती हो सकती है, थोड़ा सा वर्कआउट करके दे देता हूँ। ये पूरा बोर्ड दिख रहा है, मुझे पहले देखने दो। यहाँ पर पूरा तो नहीं दिख रहा है, तो इससे भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और वर्कआउट करके देता हूँ। ये तो हो गया अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हमने क्या देखा था कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरेज एनर्जी, ये हो जाएगा F modes of vibration है। So in each mode of vibration there is 1 kT। इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं। ये 3/2 kT हो जाएगा। सो एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी पर एटम या पर मॉलिक्यूल, एनर्जी इसका हो जाएगा 3/2 kT। 3 ट्रांसलेशनल तो 3/2 kT, 3 रोटेशनल तो कितना? 3/2 kT। 3 ट्रांसलेशनल का 3/2 kT, 3 रोटेशनल का 3/2 kT। उसका एक वाइब्रेशनल होगा
तो 1 kT है ना, एक वाइब्रेशनल होगा तो 1 kT, f वाइब्रेशनल होगा तो f kT हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 3/2 प्लस 3/2 ये हो जाएगा 3 kT। यस, 3/2 प्लस 3/2 है ना, कितना होता है 3 kT प्लस f kT। f मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। एक मोड में हाफ kT का डबल, तो f मोड में हाफ kT का f टाइम्स और वो 2d, तो वो f टाइम्स kBT हो गया। तो ये आ गया 3 प्लस f kBT। अब इसके आगे आप कर सकते हो, इसके आगे आपको खुद से करते रहेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला कंट्रीब्यूशन अजीब सा है ना, हाफ kT नहीं है, 2 टाइम्स हाफ kT है। ठीक है, अब इसके आगे कर लोगे, U मिल गया हमें। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, आप n मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर 1 मोल निकाल सकते हो। फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए हो जाएगा U इक्वल टू 3 प्लस f, ये तो कांस्टेंट है, NaKB हो जाएगा, NaKB T, और यू कैन राइट दिस एज 3 प्लस f RT। इसके आगे कर लो, कहाँ तक पहुँच गया हम लोग, इस स्टेप तक पहुँच गए। उसके आगे CV और CP निकालना है, रेशो निकालना है। चलो चेक कर लो अपने आंसर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ बोर्ड पे। U आ गया है आपका, ठीक है, आप डायरेक्ट ला, यहाँ पर ये हमने क्या किया, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है इसमें। तो 1 मोल हो गया है, U निकल गया है, CV निकालना है। CV का फॉर्मूला क्या है, du/dt, टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो t कट हो जाएगा, t गायब हो जाएगा, t प्लस f r हो जाएगा, है ना, सही है ना। CV इज योर du/dt, तो 3 प्लस f r हो जाएगा। CP क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर दो, तो ये 4 प्लस f r हो जाएगा। और बाद में क्या करेंगे, CP/CV, दिस इज योर गैमा, है ना, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, एंड दैट विल बी 4 प्लस f अपॉन 3 प्लस f। ठीक है, f ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी कर सकता है, 4 प्लस f अपॉन 3 प्लस f। ठीक है, तो यहाँ पर अपना लेसन का फर्स्ट पार्ट KTG खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा पार्ट है लेसन में, क्या है दूसरा पार्ट, रेडिएशन। अब ये शुरू होगा, ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स है, ये रेडिएशन वाला टॉपिक आया इसलिए ये मॉडर्न फिजिक्स आया। तो कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं, बाद में हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्या है वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लो, ये हो गया क्या सबका, लिखो। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है। कैन यू रिकॉल व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना है, ट्रांसफर होना है, तो कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है। व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, सोच के बताओ। एयर के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो कौन से मोड में होगा, चलो मैं आपको नाम बता देता हूँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। दीज आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को अगर ट्रांसफर होना है तो 3 पॉसिबल रास्ते हैं, रूट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है बताओ। मेटल के वन एंड से अदर एंड जाएगा हीट, तो दैट इज कंडक्शन। मतलब है क्या कंडक्शन, सही है, एग्जांपल सही दिया है। किस तरह से कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है, सोच लो।
दूसरा केस कौन सा है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? एयर ब्लो होती है सर। आपने ज्योग्राफी में भी सुना होगा ये कन्वेक्शन वाला वर्ड कई जगह आता है। कन्वेक्शनल करंट्स एंड सो ऑन, ऐसा सारे वर्ड्स आते हैं। ओवन जब लेते हैं तो ओवन वाले पूछते हैं आपको कौन सा वाला ओवन चाहिए। कन्वेक्शन वाला महंगा आता है, फिर वो माइक्रोवेव वाला सस्ता आता है, ऐसा कुछ रहता है। फॉर एग्जांपल कैंडल के ऊपर ऐसे गोल गोल हवा, किसके ऊपर? कैंडल्स के ऊपर ऐसे गोल हवा गोल नहीं घूमती, बट हाँ नीचे से ऊपर जाती है, सो दैट इज कन्वेक्शन, सही है। और थर्ड है रेडिएशन। एग्जांपल पहले याद करना, टॉपिक अभी अपना है चैप्टर 3 का रेडिएशन। इससे आगे पूरा रेडिएशन का डिस्कशन है, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट याद कर लेते हैं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट क्या है बच्चों? व्हाट इज हीट? इट इज अ काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके पास थर्मल एनर्जी है जो लोअर टेम्परेचर पे वो जो दूसरी बॉडी है उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। एग्जाम्पल है गर्म चाय का कप है, आपने हाथ लगाया, आपको झटका लग गया, तो मतलब हुआ क्या? उस बॉडी के पास ज़्यादा थर्मल एनर्जी थी, आपकी बॉडी के पास कम थर्मल एनर्जी थी, वहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब अलग अलग मोड है हीट ट्रांसफर होने के। देयर आर 3 मोड्स। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, वापस एक बार देख लेते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। कंडक्शन, आप चाय बना रहे हो सुबह सुबह, ठीक है, उसमें चमचा डाला हुआ है और चाय गर्म होने के साथ चमचा गर्म हो गया, कौन सा एग्जांपल है? कंडक्शन। तो यहाँ पर हीटिंग हो रहा है, मेटल के इस एंड से इस एंड तक हीट फ्लो कर रहा है। क्या मेटल के मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहां गए तो हीट कौन लेके गया? हीट कोई तो लेके जाएगा ना। हीट एनर्जी है, एक तो कोई उठा के लेके जाएगा या वो खुद से जाएगी, खुद से हीट जा नहीं सकती, उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कंडक्शन में क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रॉड है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ये वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और वाइब्रेशन के साथ उनकी जो काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे हीट होगा वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगा। जैसे एक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ा, उसने बाजू वाले को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप हीट कर रहे हो तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये हो गया कंडक्शन। अब इसमें मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, बट बाकी चीजें गुड कंडक्टर नहीं है, बट कंडक्टर तो है। इस लकड़े को भी नीचे से गर्म करोगे तो ऊपर गर्म होगा बहुत टाइम के बाद। पतला लकड़े का शीट लोगे, एक साइड से गर्म करोगे तो दूसरे साइड से भी गर्म होता है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। मतलब वाइब्रेशनल प्रोसेस से हीट कंडक्शन को बहुत टाइम लग जाता है, बट मेटल में तो ऐसा नहीं होता है, जल्दी जल्दी गर्म होता है। तो एक और बंदा है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटल के अंदर कैसा इलेक्ट्रॉन होता है? फ्री। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? भले ही मेरे जो एटम्स है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से इधर जा सकते हैं मेटल के अंदर, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को लेके जाएंगे, ठीक है। और हीट मतलब क्या है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है, और इलेक्ट्रॉन के केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो मॉलिक्यूल्स है दोनों के साथ वो हीट यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। सो दैट इज कंडक्शन। तो मॉलिक्यूल्स मूव किए क्या? मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह गए क्या? नहीं। So heat is transferred through molecular vibrations here in conduction. Convection में क्या होता है? मॉलिक्यूल खुद अपनी एनर्जी बढ़ाता है। सपोज ये चाय बन रही है, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल से या चाय के मॉलिक्यूल से आप समझ लो, ये नीचे से गैस से गर्म हो रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स को तुरंत हीट मिलने वाली है ना। जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, ये मॉलिक्यूल अपना एनर्जी बढ़ा देंगे बिकॉज ऑफ दैट हीट एनर्जी, और ये मॉलिक्यूल खुद ऊपर चले जाएंगे। ऊपर मॉलिक्यूल्स ठंडे हैं, वो नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हैं, ऊपर चले जाएंगे।
ऊपर वाले नीचे आएंगे, ये प्रोसेस चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोसेस है, कन्वेक्शन। मॉलिक्यूल्स कैरी हीट विद देम, ठीक है। एसी का सोचो, एसी का जो ब्लोअर है उससे ठंडी हवा आ रही है, मतलब है क्या, वो मॉलिक्यूल्स हीट को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, ठंडी हवा है या गर्म हवा है, व्हाटएवर इट इज, हीट आप तक लेके आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स हीट जब ट्रांसफर करेंगे तो वो कौन सा हो गया, कन्वेक्शन। तो किस किस केस में कन्वेक्शन हो सकता है, लिक्विड्स कन्वेक्शन कर सकते हैं और गैसेस कर सकते हैं, सॉलिड कर सकता है क्या, कंडक्शन कौन कर सकता है, क्या लिक्विड्स कर सकता है क्या, कर सकता है, लिक्विड्स गैसेस कर सकता है, तीनों कर सकता है। लिक्विड्स और गैसेस क्या प्रेफर करेंगे, कंडक्शन या कन्वेक्शन, प्रीफर ये करेंगे, कर सकते हैं बट प्रीफर क्या करेंगे ये, क्योंकि मॉलिक्यूल जा सकता है तो क्यों वो वाइब्रेशन से ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और रेडिएशन, इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिस्पॉन्सिबल होती है, EM वेव्स ट्रांसफर हीट थ्रू रेडिएशन। एग्जांपल है, सन से हम तक हीट आ रही है, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, है ना, कोई भी मीडियम नहीं, फिर भी वहां से यहाँ तक हीट आ रही है, ना एयर है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, फिर भी सन से हम तक रेडिएशन के थ्रू एनर्जी आ रही है। सो द एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका स्पीड कितना होगा, जितना मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का स्पीड और इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड, इसका स्पीड कितना होगा, मॉलिक्यूल्स का लिटरली जो मूव करने का स्पीड है, और इसका स्पीड कितना, लाइट का स्पीड। तो कौन सा फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट, रेडिएशन is the fastest mode of heat transfer, सही है। रेडिएशन सबसे तेजी से हीट को ट्रांसफर कर सकता है। हम लोग जब वो फायर प्लेस लगाते हैं ना, शेकोटी म्हणतो अपन मराठी, है ना, फायर प्लेस लगाते हैं, वन फायर भी बोलते हैं अलग लोग, तो उसके पास में भी खड़े रहोगे तो आपको हीट फील होता है ना, थोड़ा दूर भी खड़े रहोगे तो आपको हीट फील हो सकता है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। उसके ऊपर हाथ रखोगे तो भी हीट फील होता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, हाथ जल सकता है ना। कैंडल्स की फ्लेम ऊपर की तरफ ही हमेशा क्यों होती है, कैंडल या आग जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाती है, कभी ऐसे टेढ़ी आग नहीं होती, ऐसी होती है हमेशा जनरली। तो ऐसा क्यों होता है, कन्वेक्शन इज द रीजन। जब फ्लेम जलती है मतलब वो क्या है, वहां पर एयर जो है वो गर्म हो रही है, एयर गर्म होते ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हेवी ऑब्जेक्ट नीचे आता है, लाइट ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उस कैंडल के आसपास वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हर तरफ से, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से मॉलिक्यूल का प्रेशर कम हो गया, साइड के मॉलिक्यूल घुस गए ठंडे वाले, वो गर्म हो जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे और मॉलिक्यूल आएंगे, तो ये इस तरह का मोशन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो कैंडल का जो टिपिकल शेप है वो आता है बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंस हम लोग रेडिएशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 अलग अलग कंसेप्ट है, एब्जॉर्प्शन, ठीक, तो हम लोग इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, ये हमने शायद से 11th में किया है, ये दोनों चीजें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कन्वेक्शन में। ये जो है कि अभी हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन, ये लिखना है बोर्ड पर का तो लिख लो, इसमें से हम लोग किसको पढ़ेंगे, रेडिएशन को, बिकॉज इट इज स्पेशल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं खास, ठीक है। हो गया, लिख के इरेज कर दो। तो हेडिंग क्या देंगे हम लोग, रेडिएशन। अब जब ये रेडिएशन का आपको क्या सोचना है, रेडिएशन इज यू कैन से सनरेज को आप रेडिएशन की तरह सोच सकते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। सनरेज आर काइंड ऑफ रेडिएशन, तो सपोज ये रेडिएशन आ रहे हैं और ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, ये हमारे पास कोई तो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर ये रेडिएशन पड़ रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज और 3 थिंग्स दैट विल हैपन विद दिस रेडिएशन। ये रेडिएशन हीट लेके आ रहा है, सो लेट अस से Q इज द हीट इंसिडेंट, ओके, हीट कैरिड बाय द रेडिएशन, तो इतनी हीट ये लेके आए, ओके।
इस हीट में से क्या हो जाएगा, QA इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। आप धूप में खड़े रहो थोड़ी देर, स्किन गर्म हो जाती है, बॉडी गर्म होती है हमारी, क्यों? हमारी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। कोई ऑब्जेक्ट रख दो, पानी का बॉटल रख दो धूप में, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होता है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा। सो ये हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ हीट को ट्रांसफर कर दे, QT हीट ट्रांसमिटेड उसके थ्रू आर पार चली जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये विंडो खोल दो तो बाहर से धूप अंदर आ रहा है, मतलब उस कांच में से रेडिएशन आर पार निकल गया तो ट्रांसमिट हो गया। कांच भी गर्म हुआ, आप तक भी हीट आई, आप पे धूप गिरी तो आप भी गर्म हो गए, तो हीट ट्रांसफर भी हुआ, हीट एब्जॉर्ब भी हुआ। और सामने वाले बिल्डिंग की जो खिड़की है वहां से धूप रिफ्लेक्ट होकर मेरे तरफ आ रही है, मतलब हीट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो कुछ हीट रेडिएशन, क्योंकि लाइट है ना, लाइट तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो कुछ हीट रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि खिड़की ही हो, हर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट भी होगी। सो हीट रिफ्लेक्टेड। सो कभी भी कोई हीट किसी ऑब्जेक्ट पर आएगी, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। एक क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो जाएगी, दूसरा, तीसरा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीनों साथ में हो सकता है क्या? हीट आई और तीनों पॉसिबिलिटीज हो गई, हो सकता है। 3 में से 2 हो सकता है क्या? हो सकता है। 3 में से 1 भी हो सकता है। सो ऑल पॉसिबिलिटीज आर अलाउड, है ना। जो भी हीट आएगा तीनों तरफ डिवाइड हो सकता है, या दोनों में भी डिवाइड हो सकता है, एक में भी डिवाइड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई कौन सा हो। उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे आगे। चलो पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? लेट Q बी द हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन याद रखना, ये रेडिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। QA इज हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, है ना। हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब आप लिख सकते हो, हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब। हम लोग समर में कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं या पहनने चाहिए? व्हाइट या लाइट कलर के, क्यों? हीट रेडिएशन या हीट एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? हीट एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? व्हाइट कलर का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? कम होता है। व्हाइट या फिर लाइट कलर्स का एब्जॉर्प्शन कम होता है। डार्क कलर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। QT हीट ट्रांसमिटेड। हीट मतलब हीट रेडिएशन ट्रांसमिटेड, ठीक है। और QR, R स्मॉल लिखते हैं, हीट रिफ्लेक्टेड। किससे? बाय द बॉडी, है ना। जिस बॉडी पे हीट पड़ रही है उससे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। लिखा क्या? राइट होता है, ली ना। कौन मुझे सर्वे कहते हैं? असं काय नाही, तुमचं मन असं स्टेबल का नाही? मला मेडिटेशन करत जा रोज, एकाग्र चित्त पाहिजे। ऑनलाइन में तो ठीक है, नेटवर्क का रीजन दे सकता, हाँ नेटवर्क नहीं था तो आ गए चले गए, आ गए चले गए, है ना। इधर के सामने बैठे हैं और तुम्हारी आंखें बोलती, तुम लोग यहाँ बैठे हो, मन कहाँ पर है? आंखें बताती है। तुम्हाला पण कळेल काही वर्ष झाले की तुम्हाला पण लोकांचं फीलिंग रीडिंग करते, ऋषिकेश विचार करता काय काय होत आहे। इट्स अ स्किल, तुम्हाला जमेल आपोआप। चलो हो गया ये, ठीक है। अब सोचो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना हीट आ रहा है वो कहाँ जा सकता है? इन तीनों में जा सकता है। तो टोटल हीट कितना होगा? दैट विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। जितना आया उतना ही तीनों जगह जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सब आए
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीट इंसिडेंट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट ट्रांसमिटेड प्लस हीट रिफ्लेक्टेड। सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया तो जितना आएगा उतना ही जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग 3 नए पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, 3 नए पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। पहले Q से डिवाइड कर लेते हैं, लेट अस डिवाइड दिस बाय Q, डिवाइडिंग बाय Q, हर एक को Q से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, Q अपॉन Q 1 हो जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, QA अपॉन Q, इधर हो जाएगा QT अपॉन Q, इधर हो जाएगा QR अपॉन Q। मैंने सिर्फ इक्वेशन को Q से डिवाइड किया, ठीक है। अब इनको सोचते हैं ये क्या हमने निकाला है। यहाँ तक लिख लो, सोहम सा P4 चा प्रोसेसर है, नाही का P4 प्रोसेसर काय असतो, पेंटिंग 4 प्रोसेसर काय असतो, खूप P3 P4 खूप जमाना जुनी गोष्ट है, इसको पता होगा एक को, है ना, पता है ना, RX की RX, हाँ पता है ना। P4 कौन सा पहला जनरेशन का प्रोसेसर कौन सा था, स्टार्टिंग है एकदम स्टार्टिंग, उसके बाद में पेंटियम का सीरीज शुरू हुआ है ना, अभी कौन सा कोर सीरीज चल रहा है, कोर आई सीरीज चल रहा है ना। तो पुराने जो प्रोसेसर थे वो बहुत स्लो थे, भयंकर स्लो। P4 ऐसे ही था, हम लोगों ने P4 यूज किया, P4 से भी P3 भी यूज किया, विंडोज 98 होता था उसमें, विंडोज 2010 कुछ तो 10 था, विंडोज 10 2010 में, है ना। तो भयंकर ऐसा चालू कर दो फिर ऐसे बैठे रहो, लेटेस्ट वेट करते रहो, है ना। और क्या चलता था, तो पेंट वगैरह चलता था उसमें, वर्ड भी बहुत बंडल चलता था, हाँ फिर भी उस टाइम पे सोचो एक्सेल था, वर्ड था, सारी चीजें थी, है ना। चलो अब यहाँ देखो, वो डायग्राम याद रखो, क्या था, क्या डायग्राम था, ये ऑब्जेक्ट है, हीट आ रहा है, ठीक है। लेट अस से 100 जूल ऑफ हीट आया, लेट अस अज्यूम कि 100 जूल ऑफ हीट आया और उसमें से 20 जूल ऑफ हीट जो था वो एब्जॉर्ब हो गया। सो 20 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गया, डिवाइड बाय 100, 20 बाय 100 मतलब 20%, 20% हीट एब्जॉर्ब हुआ। तो ये जो रेशो है ये हमें क्या बताता है कि वो बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है ना। दैट रेशो QA अपॉन Q is defined as A, which is called absorptivity. E है या B देखना पड़ेगा, absorptivity E है, absorptivity या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर, वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। ब्लैक कलर और व्हाइट कलर कौन ज्यादा, किसका ज्यादा एब्जॉर्प्टिविटी होगा, ब्लैक का, ठीक है। उसके बाद QT अपॉन Q, सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे हमारा लाइट रेडिएशन पड़ रहा है और उससे वो पूरा हीट ट्रांसमिट हो गया नीचे की तरफ, जो भी उसके नीचे होगा वहां पर, और लेटर से वो हीट ट्रांसफर हुआ, 100 जूल हीट आया और 30 जूल हीट नीचे ट्रांसफर हो गया, तो 30 बाय 100 मतलब कितना, 30% हीट जो है वो ट्रांसमिट हो गया। सो ये 30% है क्या, दिस इज स्मॉल t, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटिविटी। किसका ट्रांसमिटिविटी ज्यादा होगा, आप लॉजिक से सोचो, कांच का या इस लकड़ी का, क्यों, उसमें से रेडिएशन हर बार जा रहा है, हमको पता है। तो जो ट्रांसपेरेंट चीजें हैं उसका ट्रांसमिटिविटी, एयर का ट्रांसमिटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लोज टू 1 होगा, है ना। मैक्सिमम हीट को वो ट्रांसफर कर देता है, एब्जॉर्ब कम करता है। अगर एयर एब्जॉर्ब ज्यादा करता है ना तो हम लोग ऐसे मस्त अपना चिकन बिकन बन जाता है, रोस्टेड चिकन, है ना। तो फॉर्चुनेटली एयर का एब्जॉर्बिविटी कम है,
गॉड ने ये सेटिंग करके दिया है पहले से, और ट्रांसमिटिविटी ज़्यादा है ना, पूरा एटमॉस्फेयर एयर का बना हुआ है। अगर ये ज़्यादा और ये कम होता तो मस्त एकदम ओवन की तरह। और ये थर्ड केस QR/Q, ये भी एयर का काम है बच्चों। रिफ्लेक्टिविटी, एयर ज़्यादा रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो भी अच्छी बात है, अदरवाइज अर्थ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता, सारा का सारा रेडिएशन एटमॉस्फेयर में ही निकल जाता। सन वैसे भी दूर है, रेडिएशन अगर अर्थ पर ज़्यादा नहीं आ पाता, रिफ्लेक्शन हो जाता सारा का सारा, तो सोचो क्या होता। यहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव में होता, फ्रीज ही होते हम लोग सब ऑल टाइम, है ना। सो QR/Q, आर क्या है, रिफ्लेक्टिविटी। QR/Q क्या है, रिफ्लेक्टिविटी, मतलब कितना परसेंट वो हीट रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्टिविटी किसका ज्यादा होना चाहिए, कौन सा मटेरियल्स का ज्यादा होता है, लॉजिक से सोचो, हीट रेडिएशन की बात कर रहे हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट्स, है ना। मिरर्स का रिफ्लेक्टिविटी अच्छा खासा है, शाइनी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो, पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे तो रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा। अगर ये मैं तीनों वैल्यूज यहाँ डाल दूँ तो क्या आ गया, A + R + T = 1, मतलब 100%, है ना। लॉजिक है, ये प्रूफ आता है 2 मार्क के लिए, और 3 मार्क के लिए डेफिनेशन प्लस प्रूफ आता है। किसका डेफिनेशन, A, T और R का डेफिनेशन। डिफाइन A को डिफाइन करो, हाँ डिफाइन करो, कैसे करोगे, इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट टू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, टोटल हीट इंसिडेंट है, टोटल हीट इंसिडेंट भी चल गया। सिमिलरली T डिफाइन कर लो, रेशियो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, सिंपल। तीसरा भी डिफाइन कर सकता हूँ, बुक में है सारे डेफिनेशन, रीड कर लो कौन सा है क्या, देखो तो जरा बोल्ड लेटर में पेज नंबर 65 पे देखो, पेज 65 पे देखो, है क्या सब कुछ। अच्छा, अभी मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दिस, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ QAD। अगर केसेस ले लो, एक R = 0, A = 0, तो T का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ऑब्वियसली। ये दोनों 0 है तो T का वैल्यू 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इट इज परफेक्ट ट्रांसमीटर, पूरा का पूरा हीट को ट्रांसमिट कर देगा, है ना। तो व्हाट वी कैन से, ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन। एयर का क्लोज टू 1 होता है, ये वैल्यूज बहुत छोटी और ये क्लोज टू 1, ये आइडियल केसेस ले रहे हैं हम लोग। आइडियली आप सोच सकते हो कि एयर का ये 1 है और ये 0 है ना। एयर गर्म होता है ना दोपहर के वक्त, मतलब ये 0 नहीं है, बिल्कुल ही गर्म नहीं होता तो ये 0 कंसीडर कर सकते हैं। गर्म हो रही है मतलब ये 0 नहीं, एब्जॉर्ब करता है, एयर भी हीट एब्जॉर्ब करता है। वैक्यूम के बारे में आप बोल सकते हो कि A 0 है, वैक्यूम गर्म नहीं होता है, ना ही वैक्यूम लाइट को रिफ्लेक्ट करता, तो वैक्यूम के लिए T = 1 है, आइडियल केस, बिल्कुल ठीक है। सो यू कैन से द सब्सटेंस ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू हीट, यहाँ लिख दो ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू हीट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वैक्यूम इज द ओनली एग्जांपल मेरे हिसाब से। केस नंबर 1, केस नंबर 2 लेता है, केस नंबर 2 वैल्यूज में बता रहा हूँ, बस उसमें से आपको डिसाइड करना है। ट्रांसमीटर हो गया, ओके। यहाँ पर है डायाथर्मेनस, if Tr is non-zero मतलब क्या है, heat can transfer
टू सब्सटेंस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर हो सके तो उसको हम लोग बोलेंगे डायथर्मलस। एयर इज डायथर्मलस, हीट ट्रांसमिट हो सकती है ना। ट्रांसमिट लिखना चाहिए ना, ट्रांसफर नहीं लिखना चाहिए। बुक में क्या दिया है? हीट कैन ट्रांसमिट। उसके आर पार हीट कभी निकल सकती है तो हम उसको बोलेंगे डायथर्मलस। डायथर्मलस बॉडी इज नाइदर गुड एब्जॉर्बर नॉर गुड रिफ्लेक्टर। एब्जॉर्बर भी नहीं है और रिफ्लेक्टर भी नहीं है। नाइदर गुड एब्जॉर्बर नॉर गुड रिफ्लेक्टर। अच्छा एब्जॉर्बर भी नहीं, अच्छा रिफ्लेक्टर भी नहीं। एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ, ये बहुत कॉर्नर हो रहा है, इधर लिखता है। ठीक है, मैं बस केसेस बता रहा हूँ बुक में से देख देख के कौन सी केस में बॉडी को क्या नाम देंगे। डायथर्मिनस, एयर को क्या बोल सकते हैं? डायथर्मिनस। पानी को क्या बोलेंगे? डायथर्मिनस बोलेंगे। ज्यादातर हीट उसमें से आर पार जाती है तो लाइट जाती है आर पार, तो पानी हो गया, फिर हमारा एयर हो गया, ये डायथर्मिनस ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छे एब्जॉर्बर भी नहीं है, बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर भी नहीं है। ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ट्रायड। हाँ क्या? टीआर इज दिस। अच्छा ये वो बुक वाले नहीं क्या 10 सिंबल अलग अलग यूज करते हैं। टी इज दिस, ये वाला बुक में लिखा है टीआर, इसलिए मैंने वो टीआर लिख दिया। टी बस याद रखो। आपके बुक वालों ने ना टी की जगह टीआर सिंबल यूज किया है, बुक में इसकी जगह टीआर सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टीआर इसलिए क्योंकि टी के लिए हम लोग टाइम भी लिखते हैं, तो दैट्स व्हाई टीआर लिखा हम लोग। नेक्स्ट, अथर्मिनस सब्सटेंस। अथर्मिनस क्या होगा? जो हीट को ट्रांसमिट ना करे, पूरी हीट ब्लॉक कर दे। केस नंबर 3, अथर्मिनस। अथर्मिनस मतलब क्या है? पूरी तरह से हीट को ब्लॉक करे, है ना, मतलब ट्रांसमिट ना करे। एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो T = 0, ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा है, तो T कितना हो जाएगा? 0। A और R कुछ भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ A एंड R कैन बी एनीथिंग। ठीक है, केस नंबर, अच्छा इसका एग्जांपल, केस नंबर 3 का एग्जांपल बोलो। बंद हो गया लगता है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। एक पढ़ लेना है पेज नंबर 65, नेक्स्ट क्लास में एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर लेंगे एक बार से।